अब मैं नीमका थाना कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद जी, आप उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच उच्च शिक्षा के कई विद्यार्थी हमारे इस वेबिनार में शामिल भी है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात कहें। जो हमारा विषय है, कोरोना संकट शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। देवी प्रसाद जी, प्रोफेसर देवी प्रसाद जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ भाई साहब। आज का जो विषय है वेबिनार का, कोरोना महामारी में शिक्षा व्यवस्था पर संकट और समाधान। वास्तव में यह बहुत ही समीचीन विषय है और इस विषय पर बातचीत होनी ही चाहिए। इस वेबिनार को आयोजित करने में रोटरी क्लब श्री माधोपुर सनराइज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री माधोपुर एवं केसर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान सिंगनौर का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में इस वेबिनार का आयोजन किया है जब इसकी सबसे ज्यादा महती आवश्यकता है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा, अध्यक्ष केजीआई सिंगनौर। आप एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। इन्हीं के साथ में अभी जिनको आपने सुना, श्री संजीव जी फ्रैंकलिन, निदेशक लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल श्री माधोपुर, श्री शांतिलाल जी सोनी और श्री कमलकांत जी जोशी के विचार आप सुन चुके हैं। और मुझे जो विषय मेरी जिस विषय में रुचि है वह है कोरोना काल में उच्च शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए विषम परिस्थिति। निश्चित रूप से कोरोना काल ने शिक्षा के साथ ही सभी क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन विषम परिस्थितियों में हम किस तरह से उबर पाए, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र को किस तरह से उबारा जाए, यह हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। आप सभी जानते हैं, शिक्षा के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं: व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण, समाज कल्याण और ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास। मैं अन्य विषयों पर नहीं जाकर के सीधा अपने विषय पर आता हूं, क्योंकि अन्य वक्ताओं को भी अपनी बात रखनी है। इसलिए हम सीधी बात करते हैं कि कोरोना काल में उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले हम बात करें, शिक्षा से दूर हो जाने का खतरा पैदा हो। यानी अभी तक हमारी जो ऑफलाइन शिक्षा चल रही थी और हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही थी, उन क्लासेज में जो बच्चे आ रहे थे उनमें छात्र छात्राएं दोनों ही शामिल हैं। वे जो आ रहे थे वो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कक्षा में, जैसे कोरोना के प्रभाव से ऑनलाइन कक्षा का बार बार जिक्र किया जा रहा है और हमारे लिए ऐसे इस दौर में ऑनलाइन कक्षा अनिवार्य शर्त भी हो गई है, तो मैं समझता हूं कि इसका प्रभाव यह होगा कि कुछ बच्चे शिक्षा से कट जाएंगे। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जितने बच्चे प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करते हैं उतने बच्चे सेकेंडरी लेवल पर नहीं आते, और जो जितने बच्चे स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययन के लिए आते हैं वो आगामी वर्षों में जाते जाते कम हो जाते हैं। तो यह भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। और विशेष रूप से मैं बात करूं छात्राओं की, यानी लड़कियों की, तो उनके ऊपर इस कोरोना काल का दोहरा प्रभाव पड़ा है। वह इस रूप में पड़ा है कि पहली बात तो जो लड़कियां हैं अध्ययन के अनुपात में लड़कों के मुकाबले में कम है। यद्यपि यह सुखद बात है कि क्लासेज में उनकी संख्या लड़कों के मुकाबले अधिक होती। तो ऐसी लड़कियां जो क्लास में रेगुलर थी, परंतु अब उनके सामने एक यह संकट पैदा हो गया है कि वे क्लासेस किस तरह से अटेंड करें। क्योंकि जहां तक ऑनलाइन कक्षा का सवाल है, एक मुख्य बात ये आती है कि ऑनलाइन कक्षा के लिए एक मोबाइल होना जरूरी है। और हमने प्रैक्टिकल तौर पर यह देखा है कि अधिकतर जो मोबाइल हैं वह छात्राओं से दूर होते हैं, या मैं यूं कहूं लड़कों की तुलना में लड़कियों के पास में जो मोबाइल की अवेलेबिलिटी है वह कम है। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के दिशा निर्देश थे,
उनके आधार पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ऑनलाइन स्टडी के लिए। तो हमने पाया कि जितनी कनेक्टिविटी लड़कों के पास है मोबाइल को लेकर के, वह उतनी छात्राओं के पास में नहीं है। छात्राओं के अधिकतर मोबाइल या तो उनके अभिभावक या उनके भाई या उनके पिताजी के पास होता है। इस तरह से वे जो बच्चे हैं वे इस ऑनलाइन कक्षा से जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए छात्राओं के लिए दोहरा प्रभाव उत्पन्न हो गया है, यानी उनके लिए दोहरा खतरा उत्पन्न हो गया है। और सवाल भी पूछे जा रहे हैं इस मंच पर, आवश्यक संसाधनों का अभाव। यह भी उच्च शिक्षा, विशेष रूप से बात करूं मैं उच्च शिक्षा को लेकर के, यद्यपि यह संसाधनों का अभाव न केवल उच्च शिक्षा को अपितु प्राथमिक शिक्षा में भी उतना ही अधिक है। ऑनलाइन इसमें जहां हम ये जान लें कि जो उच्च शिक्षा है उसमें तो फिर भी बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वह मोबाइल का ठीक तरह से उपयोग कर सकता है, परंतु जहां तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है वह बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता कि उन सारी सुविधाओं का वह ठीक तरह से उपयोग कर पाए। परंतु फिर भी आवश्यक जो संसाधन हैं उनका अभाव है। कहीं पर मोबाइल नहीं है, कहीं पर इंटरनेट नहीं है, तो कहीं पर लैपटॉप नहीं है। इसी के साथ में दूसरे जो संसाधन हैं वे भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए अब मैं बीच में तकनीकी कारणों से देवी प्रसाद जी कट गए थे, अपनी बात नहीं कह पाए थे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2 मिनट अपनी बात कहें। क्या था, मैं पुनः अपनी बात रखता हूँ। देखिए, मैं बस ऐसे अभिभावकों की बात करूं और यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक अभिभावक ने मेरे सामने सवाल रखा कि बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, वह मोबाइल बच्चे के लिए लेकर के आए, तो एक नई समस्या ये उत्पन्न हो गई कि बच्चे को जैसे मोबाइल ले जाकर के दिया, बच्चा 2 घंटे में व्हाट्सएप और फेसबुक पर आ गया। यह भी बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए बड़ा चैलेंज है। इसका भी हमें कहीं न कहीं एक समाधान खोजना होगा। कोरोना के कारण से बच्चे अनावश्यक तनाव में हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, और फिर जब ये परीक्षा जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं, जिनको कहीं न कहीं सरकारी सेवा में जाना था, उनकी एग्जाम डिले होने के कारण से उनको डिग्री मिलना बहुत लेट हो जाएगा। तो जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, उनमें वो बच्चे अभी नहीं जा पाएंगे। उनके सामने एक रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। वह इस रूप में कि बहुत कुछ बच्चे इस तरह के भी हैं जो अपना जीवन यापन करने के साथ ही शिक्षा ग्रहण भी करते हैं। तो इस कोरोना काल ने उनका रोजगार भी छीन लिया है। इसलिए उनके सामने पढ़ने का बहुत बड़ा एक अवसर जो है वह मुझे समाप्त होता सा नजर आ रहा है। इसलिए सरकार को उस दिशा में भी काम करना चाहिए कि ऐसे विद्यार्थी जो स्वयं कमा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटे। आए दिन हम अखबारों में ऐसे बहुत से समाचार देखते हैं जिनमें कि जो बच्चे कमा करके पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वो अपना परचम लहराते हैं। इसी के साथ में नेट कनेक्टिविटी की समस्या, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ी देर पहले भी कट गया था, ये भी एक बड़ी समस्या है। नेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता है बहुत कम है। और इसके साथ एक बात और कहूंगा मैं कि अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। न केवल विद्यार्थियों के सामने संकट खड़ा हुआ, बल्कि अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। वह इस रूप में बढ़ गई कि अभिभावकों को भी ये चाहिए कि वे जो बच्चे, जैसे मोबाइल पर हम अक्सर देखते हैं, यूट्यूब पे हम जाएं, भले हम फेसबुक पर जाएं या और किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं, वहां पर जब मान लीजिए छोटा सा उदाहरण दूं कि हम अगर कोई समाचार सुनना चाहते हैं, अगर हम किसी स्टडी मैटर को खोजना चाहते हैं, तो वहां पर उसी के साथ में अन्य बहुत से मैटर हमें दिखाई देते हैं और बच्चा जाने अनजाने में उस पर जाता है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए हमें एक भूल नहीं करनी चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वह वहां पर सबके लिए सब कुछ ओपन है। इसलिए यह खतरा हमारी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संकट है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बात आई समाधान की, जैसा मुझे निर्देश हुआ है, यद्यपि यह विषय बहुत दीर्घ है, परंतु मुझे जैसा आदेश मिला है मैं इसे 2 मिनट में केवल समाप्त करता हूं। समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो कोरोना का दुष्प्रभाव कई वर्षों तक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सरकार को व्यापक स्तर पर योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उनको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। सरकार को संसाधनों में विस्तार करना चाहिए, यानी जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए इंटरनेट की सुलभता हो, उनके लिए इंटरनेट का पैकेज हो और उनके पास में मोबाइल हो, लैपटॉप हो और साथ में नेट कनेक्टिविटी की अच्छी स्पीड हो। इस बात के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।
और इस कोरोना काल में जैसा विद्यार्थी मैंने बताया कुछ विद्यार्थियों को लेकर इस बात का तनाव भी है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग की जानी चाहिए। और कोरोना काल में बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी सरकारी सर्विस या अन्य सर्विसेज हैं उनका भी संकट खड़ा हो गया है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सरकारी जॉब्स का विस्तार करे। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक संकट पैदा हो गया है कि जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाता है तो उसे अन्य बहुत सी चीजें वहां पर दिखाई देती हैं जो कि किसी भी स्थिति में युवा पीढ़ी के लिए या किसी के लिए भी अलाउ नहीं की जा सकती। तो सरकार को चाहिए कि एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाए जहां पर केवल स्टडी मैटर हो, उसके अलावा वहां पर कोई भी विद्यार्थी अन्य प्रकार का मैटर नहीं खोज पाए। इसी के साथ में जो स्टेटमेंट आदि दिए जाते हैं विभिन्न अखबारों में पढ़ते हैं कोरोना को लेकर के, वे भी बहुत भयावह होते हैं। वहां पर भी एक बहुत सोच समझ की जरूरत है जिससे विद्यार्थी अनावश्यक रूप से पैनिक नहीं हो। कहने का तात्पर्य कि जो भी स्टेटमेंट दे वो एक जिम्मेदार व्यक्ति दे। और एक बात और कह करके मेरी बात को विराम देना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं बनाई जाए विशेष रूप से शिक्षा को लेकर के, आमतौर पर ऐसा होता है कि सामान्यतः जिस भी व्यक्ति के पास में पद होता है वह व्यक्ति अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझता है और अपने सारे निर्णय इस प्रकार से सौंपना चाहता है कि जैसे वह सर्वज्ञानी हो, उसे सारी चीजों का ज्ञान है। तो मेरा मानना यह है कि इस कोरोना काल में अध्यापन को लेकर के, चाहे ऑनलाइन स्टडी हो, भले वो बच्चों को जोड़ने की स्कीम हो, कुछ भी हो, उन सारी चीजों को लेकर के जो समिति आदि बनाई जाए, जो राय ली जाए, उसमें शिक्षक वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि मूलतः इन सारी परेशानियों का सामना शिक्षक वर्ग करता है। और आपने मुझे सुना, मुझे बोलने का अवसर दिया और इस वेबिनार के आयोजनकर्ताओं को मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इसी प्रकार से आप ऐसे ही वेबिनार आयोजित करते रहें जिससे हमारे विद्यार्थी और अधिक लाभान्वित हों। आपने मुझे सुना, पुनः धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड देवी प्रसाद जी सर। आपने हम सभी को अपने तमाम विषयों पर, आज के इस विषय पर बातों को रखते हुए हम सभी का मार्गदर्शन किया।